हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एवरेज की क्लास नंबर 5 के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग क्लास नंबर 3 हम दो कर दिए थे, तो पिछली क्लास नंबर 4 थी। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज की क्लास नंबर 5 के बारे में। अभी एवरेज की एक क्लास और आपकी आएगी, ये आपका पूरा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हम लोग यूपीएसआई यूपीपी का जो भी ऑल पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं बहुत ही स्मार्टली तरीके से, वहां पर हम 5वें क्लास में हम लोग देखते हैं कि कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये हमारा पुलिस दरोगा रैंकर बैच, जितने लोग भी पुलिस दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन मौका है। केवल ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का 21 रुपए में आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे बैच को आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने 8 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ लोग को लगता है कि पूरा नहीं पढ़ाएंगे, 8 चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया है। इस महीने के लास्ट तक प्रयास करूंगा या फर्स्ट वीक में फरवरी के ये बैच आपका पूरा खत्म कर दूं, तो आप पूरे अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग पूरे ए टू जेड हर एक चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है कि एक अच्छी चीजें अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बैच मिलेगा कहां पे आपको, तो ये वाली बात आपको बता दें, सिलेक्शन सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहां तक हम लोगों ने किया था उसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखो यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए, कल मैंने क्वेश्चन कहां तक कर लिया था, 40 41। चलिए हाँ, तो अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवरों में भारत का रन रेट प्रति ओवर 7.1 था। 45 ओवरों में 445 रन को हासिल करना है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए वह खेल जीतेगा। देखो ये वाली बात क्वेश्चन में कहा कि खेल जीतेगा, तो न्यूनतम औसत क्या रखना चाहिए कि जिससे वो मैच क्या करे, जीत ले। तो अब देखो ये करा कि विन वाला एवरेज बताओ कि हमको वैसा एवरेज चाहिए कि जो जिससे भारत क्या करे, जीते। तो विन एवरेज बराबर, यानी कि विन एवरेज यानी जीतने वाला एवरेज क्या होगा, यही वाली बात हमसे पूछ रहा है कि विन एवरेज बराबर क्या होगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि विन एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने रनों का पीछा करना है, तो आपको कहोगे 425 रनों का पीछा करना है। अच्छा, एक बार जो क्वेश्चन पूछा था कि ये 425 रनों का लक्ष्य हासिल करना है, इसका मतलब कभी कभी यह देता है कि वो 424 रन बनाए। और लक्ष्य हासिल करने का मतलब हुआ कि 424 रन बना है। कभी कभी यह देता है कि 424 रन बना है, तो कुछ लड़के 424 पे ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं, 425 रन का लक्ष्य है, इसका मतलब 424 बना है, तो 425 टोटल है। अगर कभी यह कह देगा कि 424 रन विरोधी टीम ने बनाया है, तो इसका मतलब हमें जीतने के लिए 425 चाहिए, तो हम 425 कर लेंगे। तो कभी कभी ये 424 देता है, तो इस वाली बात को ध्यान रखना। तब यहां पर भाषा क्या लिखेगा, उस चीज को बोलेगा कि उसने इतना रन बनाए, तो जीतने के लिए 1 रन ज्यादा चाहता है। तो 425 यहां माइनस कितना हो जाएगा। अब कह रहा कि पहले 20 ओवरों में भारत ने कितने रन बना दिए, तो कहोगे 20 ओवरों में 7.1 के रन रेट से बनाए। तो यहां पर 20 ओवर है, यहां 7.1 का रन रेट है, तो कितना बना चुके हैं ये सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इनका अगर आपस में गुणा कर लो, तो जब गुणा करोगे तो कहोगे जीरो ये हट जाएगा पॉइंट से, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, आज 7 दूना कितना होगा 14, 142 रन बना लिए। 425 में कितना बना लिए, तो आप कहोगे सर 142 रन बना लिए। तो 425 में 142 बना लिए, तो ये बचा रन होगा। इसको कितने से भाग करोगे, तो आप कहोगे 20 ओवर भी खत्म हो गया है और टोटल कितने ओवरों का मैच है, 45 का। तो 45 में से अगर आप 20 घटा दोगे तो बताओ बचेगा कितना, तो टोटल 45 ओवर है, इसमें से आप कितना ओवर घटा दोगे, 20। बस इसी का भाग कर दोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे लगाओगे, 425 में से 142 घटा दो, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। यहाँ कितना, 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा, 2। इसको भाग कितने से करना है, 25 का। अब देखो 25 का भाग देने में बड़ी तकलीफ होती है, तो आप इसको 25 मत लिखो ना। मैं अगर ये कहूंगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 100 बटा कितना होगा, 4। 4 को ऊपर कर दो, तो देखो ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो कितने से भाग दे पाओगे, तो 4 3 कितना होगा, 12। तो 1 8 चौका 32 से कितना होगा, 33। 3 और 4 दूना 8 3 11। और 100 का भाग दे दोगे तो 2 पॉइंट पे पॉइंट बच जाएगा, यानी 11.32। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला विन वाला आपको जो एवरेज निकालना है, ये चीज आपका आएगा। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल। तो जो शेष बचा होगा टोटल और जो शेष ओवर होंगे उसी से भाग कर देंगे, तो हमारी ये चीजें निकल करके क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि क्रिकेटर राम जिन्होंने 200 एक दिवसीय मैच खेले हैं द्वारा बनाए गए रनों का औसत रन इस प्रकार है। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50 हैं।
अगले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 54 है। यानी ये कह रहा है कि टोटल 200 मैच खेला है, अब 50-50 रन का 50-50 मैच का आपको एवरेज दिया। और कह रहा अंतिम 100 मैचों में बनाए गए औसत रन 52 है। कह रहा क्रिकेटर लक्ष्मण ने राम के साथ से कंधा मिलाकर खेला। इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि उससे कंधा से कंधा मिलाकर चला। तो कंधा से कंधा मिलाकर चलने का मतलब वो साथ साथ जब तक वो था तब तक वो भी था। और इन मैचों में राम ने 1200 रन ज्यादा बनाए हों और 20 मैचों रहना चाहिए, मैचों पर नॉट आउट रहे हो, तो इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। अच्छा अब बताइए करा कि लक्ष्मण के द्वारा ये वाली बात करा कि कितने मैचों में, 100 मैचों में रनों का औसत क्या होगा। जबकि और नोट करा कि औसत कुल बनाए गए रनों के बराबर है, इसे पारियों की संख्या से विभाजित करें, नॉट आउट की संख्या घटाएं। अब ये वाली बात कर रहा है कि जो लास्ट में जो 100 मैच हुए ना उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा श्याम कंधे से कंधे मिला मतलब लास्ट तक खेला, इसका मतलब 100 मैच के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो 50 मैच आपको शुरू वाला दिया ना उसको कोई मतलब नहीं, उसको आप हटा दो। 200 में 50 मैच का औसत हटा दो, यहां 50 का अगला बाउंड था, यहां से काउंट करो। अब कराइए अंतिम 100 मैच में तो 2 लोग हैं। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक कह रहा है कि एक राम है और एक कौन है, तो अब आप कहेंगे कि एक लक्ष्मण है। राम और कौन है, ये लक्ष्मण है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि राम ने 50 मैचों में औसत इतना, अंतिम 100 मैचों में बनाए गए औसत रन 52 है। तो अब बताओ राम ने अंतिम 100 मैचों में बनाए, तो अंतिम 100 मैचों में अगर 52 रन बनाए तो टोटल कितना रन बनाए, तो अब ये कहोगे कि टोटल उन्होंने बनाए 52। आप कहोगे सर कैसे, कि 100 मैचों का रन 52 है तो लास्ट में आप कहोगे 52। क्यों हम ये ले रहे हैं, क्योंकि जो श्याम का टोटल केवल 100 मैचों का रन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। क्रिकेटर लक्ष्मण ने राम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खेला और इन मैचों ने राम ने 1200 रन ज्यादा बनाए हो। तो 1200 ज्यादा का मतलब अगर ये 5200 बनाया होगा तो ये कितना, अगर आप इसी में 1200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6400। लक्ष्मण ने 6400 रन बनाए हैं। तो अब क्या कह रहा है कि और 20 मौकों पर नॉट आउट रहे हो तो 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। एवरेज पूछा किसका, लक्ष्मण का, तो एवरेज निकाल देते हैं भाई कि एवरेज बराबर ओ भी किसका पूछा, एल का। एल का मतलब लक्ष्मण का। तो एवरेज का मतलब टोटल, तो टोटल क्या रन बनाया है, तो 6400 रन बनाया है। कई मैचों में, तो आप कहोगे सर 100 मैचों में बनाया है। बनाए गए रनों का औसत लिख कर नोट, औसत कुल बनाए गए रनों के बराबर है, इसे पारियों की संख्या से विभाजित करें, नॉट आउट की संख्या घटाएं। तो बताओ नॉट आउट कै गो में रहा है, तो ये कह रहा है कि 20 में नॉट आउट रहा है और टोटल 100 मैच है, तो 100 में से 20 घटा दें कितना होगा, 80। तो इसको आप भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर कितना हो जाएगा, 80। 80 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर वहां पहले वाले को क्यों नहीं लिए, क्योंकि लक्ष्मण का लास्ट के 100 मैचों का पूछा था तो इसलिए हमने 100 मैचों से लिया क्वेश्चन में। बस कुछ चीजें एग्जाम में आपको फालतू दी गई होती हैं, तो भाषा से आपको डरना नहीं है, सारी चीजें आपको उस तरीके से करना है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कर 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। बेटे के शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की औसत आयु क्या होगी। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको भी आप आराम से, जो तरीका मैंने पीछे आपको बताया ना उससे आप आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। इसका मतलब ये कह रहा कि एक परिवार में 5 लोग हैं, उनके औसत आयु कितनी है, तो आप कहोगे सर 44 वर्ष। कितना है, तो अब आप कहोगे सर 44 वर्ष। अब कह रहा जब बेटा शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है। तो बताओ जब शादी कर लेगा तो पहले टोटल 5 लोग थे, तो जब शादी करेगा तो क्या लोग हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 6। अरे भाई उसकी औरत आ जाएगी तो टोटल क्या लोग होंगे, तो आप कहोगे 6 लोग। और उसके आने से कह रहा है परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार के औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। यानी पहले इतना थी तो बताओ अब कितना होगा, 2.5 इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 41। देखो तभी ना 2.5 कम होगा। तो बताओ अगर यहाँ ये 5 लोग का टोटल है, ये 6 लोग का टोटल है, अगर आप इसमें से घटा दोगे तो किसकी उम्र निकलेगी, दुल्हन के। दुल्हन का मतलब उस जिसकी शादी हुई है उसके औरत की निकलेगी। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो बताओ यहां पर कितने, 5 से 6 हुआ, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, 5 से 6 हुआ तो अब आप कहोगे सर यहां पर 1 बढ़ा। अच्छा यहां पर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर कम हुआ, कितना, ये 2.5। बात समझ गए। मैंने बताया था कि आप इधर वाले का गुणा आप इधर वाले में करना, इधर वाले का गुणा आप इधर वाले में करना। अच्छा ये किसकी उम्र आएगी, तो कहोगे जो छठवां व्यक्ति आया है वो छठवां व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे दुल्हन, जो उसकी दुल्हन है यानी वाइफ है, उसकी वाइफ की उम्र आएगी। तो यहां पर आप दुल्हन लिख सकते हो, या ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है, तो यहां पर मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि दुल्हन की
ठीक है, दुल्हन की उम्र क्या हो जाएगी, इसका गुणा इसमें करोगे तो आप कहोगे सर 41.5, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस आएगा। मैंने बताया था अगर प्लस माइनस हो तो ध्यान रखना है, अगर प्लस प्लस हो तो निगलेक्ट करो, माइनस माइनस हो तो निगलेक्ट करो, बस ये सिंबल अपोजिट है तो अपना काम करो। 5 का गुणा करो तो 5 5 25, 5 दूना 10, दो कितना होगा 12। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगाना, इसमें से इसको घटा दोगे तो बताओ ये पॉइंट से ये आधा से आधा कट जाएगा, 41 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो अब आप कहोगे कि ये सब 29 वर्ष, ये 29 वर्ष की होगी। कौन होगी, आप कहोगे सर उसकी वाइफ, जो दुल्हन जिसकी शादी हुई है, जिस लड़की से उस लड़के की शादी हुई है उसकी उम्र कितनी होगी, 29 साल। अगर ये पूछता कि बताओ उसके दुल्हन की उम्र क्या होगी तो आप बता देते कितना होता, तो आप कहोगे सर 29 साल होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, उसकी पत्नी करा कि परिवार में शामिल हो जाती तो औसत आयु इतनी कम हो जाती, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। करा कि शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, करा कि अब उसकी शादी हुई तो 2 साल बाद एक बच्चा पैदा होता है, तो बेटे, तो क्वेश्चन में करा कि बेटे की शादी के बाद 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की औसत आयु क्या होगी। अच्छा, बेटे की शादी का मतलब मत सोचेगा कि इस लड़के के बारे में बात करें जो पैदा हुआ है, जो उनके परिवार में का जो लड़का है उनको। तो अब हम इसके बारे में बात करें तो अब लड़के के बारे में और दुल्हन के बारे में 5 वर्ष बाद के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो एक लड़का जो उसका सन है, चाइल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड, ये लड़का है और यहाँ पे दुल्हन है, तो 5 वर्ष बाद के बारे में बात कर रहा है। तो बताओ ये इनका औसत कितना होगा, तो 5 साल बाद ये कितनी की हो जाएगी दुल्हन, तो आप कहोगे शादी 29 साल में हुई, अब 5 साल बाद ये कितनी की हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 34 साल की। अच्छा, ये लड़का कितना हो जाएगा 5 साल बाद, तो अब आप कहेंगे कि 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो लड़का जब शादी हुई तो शादी के 5 साल बाद, तो 2 साल बाद लड़का पैदा हुआ, इसका मतलब लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 3 साल, क्योंकि वो 2 साल बाद पैदा हुआ ही है तो लड़का 3 साल का रहा होगा। तो यही करा, इनका औसत बताओ, तो इनको जोड़ करके आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे बस। 34 और 3 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 37 हो जाएगा, और 37 बटे 2, 2 से भाग करो, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 1 2 8 16, 2 5 10, कितना हो जाएगा 18.5 साल। 18.5 साल ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चलो तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा फाइल चार्ज में लगा लूं अपना। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, यहां तक, तो यहां तक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके देख रहे हैं, ये तरीका जो मैंने आपको बताया इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। करेक्ट, एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों का औसत 20 वर्ष है और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दोनों विभागों के कर्मचारियों की आयु का अनुपात क्रमशः, यानी कुल आयु यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए कि कुल आयु, यहां पर यह होना चाहिए कि कुल आयु, यहां पर यह होना चाहिए कि कुल आयु, ठीक है। कुल आय का अनुपात क्रमशः 4:3 है। यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 100 है तो विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। दो चीज कर रहा है, एक मानव संसाधन है और एक कौन सा है, विपणन है। दोनों जगह हम लिख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन में। एक जगह यहां पर यह कह रहा है कि मानव के बारे में बात कर रहा है और एक विपणन के बारे में भी, विपणन के बारे में बात कर रहा है। अब कह रहा है इनके औसत आयु 20 वर्ष है और इसकी 30 वर्ष है। अच्छा, एवरेज के बारे में बात करें थोड़ा सा, बताओ इनका एवरेज कितना है। आप कहोगे ये 20 साल है या 30 साल, तो बताओ दोनों का अनुपात कितना होगा। तो आप कहोगे सर अगर ये 20 साल है या 30 साल तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2:3। अब अगर इन दोनों विभागों के कर्मचारियों की कुल आयु का अनुपात 4:3 है, यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या अगर 100 है, यानी यह कह रहा है कि इनमें नंबर के बारे में बात कर रहा है, इनके नंबर के बारे में बात कर रहा है कि इनके नंबर की संख्या कितनी है। अब इसके बारे में बात करें, ये कह रहा मानव में कुल 100 लोग हैं तो कह रहा इसमें कितने होंगे, तो हमने मान लिया x। अच्छा बताओ टोटल क्या था, एवरेज में नंबर का गुणा करोगे तो बताओ ये क्या आता है। आप कहोगे सर टोटल, उस टोटल के बारे में हम बात नहीं करते जो दुकान पे मिलता है। तो टोटल का अनुपात कितना है, तो कह रहा 4:3, यानी यही कह रहा कि यहां पर 4 कितना हो जाएगा 3। यानी देख पा रहे हो कहीं ना कहीं हमने क्या लगा दिया, इसमें सक्सेसिव लगा दिया। अच्छा, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो आमने सामने कट रहा है उसको काट दो, बताओ कुछ कट रहा है, कहोगे नहीं। लेकिन इस लाइन के नीचे सीधा सीधा कटता है और इस लाइन के ऊपर आमने सामने कटता है। तब आप कहोगे सर ये देखो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब कैसे निकालते हो ऊपर जो बचा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका गुणा करोगे तो 2x, इधर वाले का कुछ नहीं तो 1 है यहां पर, तो इसका गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 2x, इस 2x का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 50, यानी 50 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो इसमें आप क्या लगा दिया हमने, तो आप कहोगे सर इसमें आपने सक्सेसिव लगा दिया और सक्सेसिव से क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि 500 लोगों के एक सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं
उनके औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टी के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी? देखो, इसमें आप जीएसएम लगा सकते हो। यानी अगर हम बात करें कि शुरू के बारे में बात कर रहे हैं और जाने वाले, कह रहा है टोटल 500 लोग हैं, उसमें से कह रहा है 125 लोग छुट्टी पे चले गए, तो शहर शहर से बाहर चले जाते हैं, तो शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी? देखो, अगर कह रहा है टोटल 500 है, अगर टोटल 500 है और उसमें 125 लोग कहां चले जाते हैं? बाहर। तो ये कह रहा है 125 लोग हैं, ये कह रहा है कि टोटल 500 है, इसमें से 125 लोग बाहर चले जाते हैं, तो बताओ बचे कितना? तो आप कहोगे कि 300, कितने हो जाएंगे? 75। अरे भाई, टोटल अगर 125 है, टोटल 375 है, तभी ना टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 500 होंगे, तभी होंगे। अगर आप इसका अनुपात निकाल लोगे तो अब आप कहोगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये एक बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 4। हम यहीं से अनुपात ले सकते थे कि 125 है और यहां पर आप कहेंगे कि 500 है, तो इसका अनुपात तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी टोटल अगर 4 लोग हैं तो 1 लोग बाहर चले गए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 लोग बाहर चले गए, टोटल 4 लोग हैं, तो बचे कितने? 3 लोग। इसको ऊपर वाली लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन में जो वाली बात कह रहा है कि बताओ 30 वर्ष, कह रहा हाउसिंग सोसाइटी में उनकी औसत उम्र 30 वर्ष, यानी ये जो 500 लोग रहते हैं ना, इनका जो दिया है, इनका कितना है? तो आप कहोगे सर इनका 30 साल है। और फिर कह रहा है कि 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी ये कह रहा है कि जब अगर ये लोग बाहर चले जाते हैं तो इनकी उम्र पहले से 2 साल क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि बताओ छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी? इन्हीं का पूछ रहा है। तो अगर हम कहेंगे ये एक्स है, बताओ इनका 2 वर्ष बढ़ जाता है तो इनका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये वाली बात कहा कि अगर 1 लोग छुट्टी पे चले गए, ये लोग छुट्टी पे चले गए, बचे 3 लोग, टोटल 4 लोग का 30 है, इनका बढ़ जाता है, तो जैसे हम लगा दो कितना होगा? इसका गुणा करोगे तो कहोगे एक्स हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 और 3 3 कितना होगा? 9। इसका गुणा कर दोगे तो 30 चौका कितना हो जाएगा? 120। तो बताओ x बराबर कितना होगा? इसको उठा के इधर कर दोगे तो 120 में से अगर आप 96 घटा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? दैट इज 24। 24 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप बता सकते हो दैट इज 24 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुपात आप यहीं से ले सकते थे, ये ऊपर वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये वाली बात समझ गए ना? तो मैंने आपको समझाने के लिए चीज लिख दिया, ऊपर वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन को स्टार्ट आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हो, वहां से चीजें लिख करके। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये चीजें कह रहा है कि एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य के उम्र के बीच का अंतर क्या होगा? देखो, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर आपको कभी भी अगर डिफरेंस निकालना हो ना, कि डिफरेंस अगर निकालना कि उनके उम्रों का अंतर क्या होगा, तो कुछ मत देखना, बस ये देखना कुल क्या लोग हैं। तो आप कहोगे सर 5 सदस्य हैं, आप कहोगे सर 5 सदस्य हैं, और ये 5 हैं तो आप 5 लिखोगे। अब कितने लोग हैं? औसत आयु उतनी है जो 3 वर्ष पहले थी। अब बताओ कितने 3 साल पहले? तो आप कहोगे 3, तो बस अब 3 का गुणा कर दो, 5 से कितना हो जाएगा? तो 15। डायरेक्टली आप डिफरेंस निकालना है तो 5 से 15, जितने लोग हैं और जो एवरेज का अंतर है उसी का गुणा कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। कुछ लोग कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं है, थोड़ा फिर से बताओ। क्वेश्चन में क्या करा? एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने से यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अब कह रहा कि एक पुराने सदस्य को हटा दिया गया और एक नए सदस्य को ले लिया गया। अब देखो, ये क्वेश्चन को अगर डिटेल में जाओगे, अगर हम कहें कि 5 सदस्यों की उम्र कितनी है, तो अब आप कहोगे कुछ नहीं दिया, तो हमने मान लिया एक्स। अब कह रहा एक नया सदस्य आ गया, एक गया और एक आया, तो टोटल तो 5 ही होंगे, क्योंकि जब अगर एक व्यक्ति जाएगा और एक आएगा तो सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये कह रहा है क्या अब उनकी औसत आयु उतना ही है जो 3 वर्ष पहले थी, तो इनका x था, तो अब इनका कितना होगा? x माइनस 3। तो मैंने बताया, बताओ इधर कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर इधर तो 0 का अंतर है। बताओ इधर का कितना अंतर है? तो आप कहोगे सर -3 का अंतर। माइनस क्या बताता है? बस इस वाली बात को ध्यान से समझना कि इसको नीचे लिखना था, इसको ऊपर लिखना था। तो बस मैंने बताया इधर का गुणा इधर करो और इसका गुणा इधर करो। तो बताओ इसका गुणा इधर करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो कुछ लोग कहेंगे माइनस। बस ये माइनस ये बताता कि इसको ऊपर नीचे होना चाहिए था। बताओ कितना होगा? -15। तो माइनस ये बता रहा है 15 का अंतर। अच्छा, ये क्या आएगा? आप कहोगे कि ये 0 लोग का मतलब यही होता है कि जो 5 लोग हैं उनमें से पहले 5 और दोनों में से क्या हो जाएगा? अंतर। तो इनका क्या हो जाएगा? तो यही आपका क्या आ जाता है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस आ जाता है। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 15 साल है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलो भाई। जैसे इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे अगर हमने ये वाली बात कहा, वैसे तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब जैसे 5 लोग हैं, तो अगर आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ प्लस ई, यही है ना, 5 लोग हैं, तो इनका औसत मान लो कि अगर x साल है। अब एक व्यक्ति चला गया, मान लो अगर a चला गया या e आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 व्यक्ति, तो अब जब मान लीजिए e वाला चला गया, a वाला चला गया, तो यहां पर कौन बचेगा? आप कहोगे b प्लस सी आ प्लस डी आ प्लस ई आ प्लस कौन हो जाएगा? f। मान लीजिए इनकी उम्र कितनी है, तो आप x माइनस 3।
तो अगर हम बात करें पहले कितना था तो आप कहेंगे कि ये 5x था, अब बाद में कितना हुआ तो आप कहेंगे 5x माइनस 15। तो ये कह रहा इनका अंतर क्या होगा, यही वाली बात करते हैं, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो देखो क्या आया था, बी सी डी ई कट जाएगा, बी सी डी ई कट जाएगा तो कौन बचा ए, और ये क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे एफ। तो जो गया और जो आया इनके उम्रों का क्या आता है तो आप कहोगे कि ये सर क्या आता है तो आप कहोगे सर डिफरेंस आता है। बात क्लियर है। तो जब व्यक्तियों की संख्या बराबर होती है तो इनका डिफरेंस था, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो इनका टोटल 5x है और इनका कितना होगा 5x माइनस 15, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर कितना 15 साल। तो ये डायरेक्टली आप इस चीज को याद रखोगे, कभी भी अगर डिफरेंस निकालना हो तो व्यक्तियों की संख्या से एवरेज में जो अंतर है उसका गुणा कर दोगे, ये चीज आपका आ जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है, तो बताओ छठी संख्या क्या होगी। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, एक जेएसएम वाला और एक ओवरलैपिंग वाला। कैसे पता चलेंगे, देखो अगर 11 संख्याओं का औसत 50 है तो कह रहा यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 59 है, कर अब छठी संख्या का हो। देखो ये 6 संख्या और 6 संख्या टोटल 12 हो गई, इसका मतलब एक संख्या ओवरलैप होने लगी। तो अगर 11 के पूरा पूरा 11 होगा तब तो जेएसएम लगाएंगे, लेकिन जब अगर क्वेश्चन में एक संख्या ओवरलैप करेगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट। ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं बस उसी तरीके से बताओ 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है। तो अगर ये वाली बात कहा कि अगर यहां पर अगर हम नंबर के बारे में बात करें, अगर एक जगह हम नंबर लिख दें, नंबर कितनी है तो आप कहोगे सर 11 संख्या है और इनका एवरेज भी दिया है। एवरेज कितना कितना दिया है तो 11 संख्याओं का औसत आप कहोगे सर 50 है। अब इसमें से कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है भाई, तो कह रहा कि ये 51 है तथा ये कह रहा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है तो ये कह रहा 59। ये तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो कह रहा बताओ, देखो ये जो अंतिम जो छठवीं संख्या है उसी इसी में इंक्लूड है, 6 दूना 12 और 11 है। देखो गुणा करके 11 संख्याओं का टोटल निकालोगे, बेसिक बता रहा हूं, अगर इसका गुणा करोगे तो 550 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 6 5 30, 306 आ जाएगा। इसका गुणा करोगे तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ लोगे और इसको घटा दोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी एक संख्या ओवरलैप वाली संख्या निकालना है तो कैसे आप निकालोगे कि ओवरलैप वाली नंबर, ओवरलैप वाला नंबर क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करें। तो ये जो 50 है ना, ये जो बेसिक आपका 50 है ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, अब वो क्वेश्चन बताएगा। अच्छा बताओ ये 50 से क्या है तो आप कहोगे एक ज्यादा है, इसका मतलब 6 लोग कितना ज्यादा होंगे तो आप कहोगे सर 6 ज्यादा होंगे। ये इससे कितना ज्यादा है 9, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 54 ज्यादा। बात समझ गए, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा तो आप कहोगे सर प्लस आएगा। 54 और 6 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। बस इनको जोड़ दोगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर दोगे, माइनस रहेगा तो माइनस। बताओ कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 110 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पुराना वाला लिखना है और ओवरलैप वाला नंबर जो है अगर प्लस में आएगा तो प्लस कर देना है, माइनस में रहेगा तो माइनस कर देना है। डायरेक्टली आप इस चीज को निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, कह रहा छठी संख्या क्या होगा। अब बताओ क्या इसमें ओवरलैप है, इसमें ओवरलैप है कि जेसम लगेगा। अब देखो कहोगे कि 9 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया है, अब 3 संख्या 5 3 8 यानी अभी एक कम है, यानी यहां पर हम क्या लगाएंगे जेसम लगाएंगे। बस उसी तरीके से आप लिख सकते हो। तो नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ नंबर कौन कौन है, तो आप कहोगे कि सर टोटल अगर हम नंबर के बारे में बात करें, कह रहा टोटल 9 संख्याओं का औसत इतना है, और एवरेज के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज यहां पर लिख लेते हैं। अगर आप पहली 5 संख्याओं का औसत, तो चलो भाई 5 संख्या यहां पर लिख लिया, फिर अंतिम 3 संख्या तो यहां पर 3 5 3 8 है, कितना हो जाएगा 9। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो यहां पर ये हो जाएगा 9। अब पहली 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिसके सामने जो है वहां पर लिख दो, तो 9 के सामने 30 लिखा। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है तो यहां पर 25 लिखा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो 35 लिखा। यही पूछा कितना है तो हमने कह दिया दैट इज एक्स। बस आप इसको सॉल्व कर दो। देखो अगर ये डाटा आसान हो तो वैसे कर दो, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। इसका गुणा करोगे 25 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 125। 35 का गुणा करोगे तो कितना होगा 105। अब प्लस कितना होगा x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 200, कितना हो जाएगा 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 270 में से घटा दो, कितना घटा दो, इनको जोड़ दो, तो ये 200 कितना हो जाएगा 230। 230 जब अगर आप इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 40। यही x का मान हो जाएगा, दैट इज 40, यानी 40 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब डाटा आसान हो तो गुणा कर लिया करो, नहीं तो आप यहां से अगर डाटा टफ होता तो हम यहां पर बैलेंस कर लेते, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 83 के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा छह संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से दो संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत इतना है। शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा? जेसम होगा। देखो छह संख्या टोटल छह संख्या दिया, कह रहा उनमें से दो संख्याओं का औसत इतना और दो संख्याओं का औसत इतना, तो कह रहा शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कैसे आप लगाओगे। उसी तरीके से अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो टोटल कितने नंबर है? छह। तब कहोगे कि पहले दो नंबर के बारे में बात किया, फिर दो नंबर के बारे में, फिर दो नंबर के बारे में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 6 हो जाएंगे। अगर आप इनका अनुपात निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। अब इनका एवरेज के बारे में बात करते हैं कि एवरेज क्या कह रहा है, तो बताओ। पहले दो संख्याओं का औसत, छह संख्याओं का औसत इतना, इसको इसके नीचे लिखो तो आप कहोगे 3 दशमलव कितना हो जाएगा? ये 3 में समझिएगा, कट करके ये 1 1 आ गया। दो संख्याओं का औसत 3 रेशियो कितना है? तो 2 है। अंतिम अन्य दो संख्याओं का औसत 3 पॉइंट कितना है? तो आप कहोगे 5 5 है। ये कितना है? तो आप कहोगे x। यही वाली बात आपसे पूछा, बताओ कितना होगा? आप सॉल्व कर दो। बताओ इसका गुणा करोगे, एक का गुणा करोगे तो ये क्या होगा? तो 3.2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे प्लस। इसका गुणा करोगे तो कितना होगा? 3.55 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? x। अब बराबर है कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 7 त्रिक 21 से 22 और 2 3 त्रिक 9 2 11। अब बताओ यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो बढ़ा दो, जोड़ने में आसानी होगी। तब बताओ इसको जोड़ लोगे तो x बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 11.25 है, इसमें से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, तो कितना होगा? 3 3 कितना हो जाएगा? 6.55 और 20 कितना हो जाएगा? 65 10 75 हो जाएगा। घटा दो तो बताओ ये 0 हो जाएगा। अब 12 में 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 4। 4.50। एक्स का मान हो जाएगा 4.50। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो बस गुणा करके आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 84 30 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से पहले 20 संख्याओं का औसत इतना है, अगले 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम संख्या देखो 20 और 9 29 31, यानी कि बराबर है। जब बराबर रहेगा तो वहां पे कौन सा तरीका? जेसम लगाएंगे उसी तरीके से। तो अगर हम नंबर के बारे में बात करें कि नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 30 हैं। उनमें से पहले कितने हैं? तो आप कहोगे सर 20 हैं। और फिर कितने हैं? तो आप कहोगे सर 9 हैं। और फिर कितने हैं? तो आप कहोगे 1 है। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे दैट इज 30। अब एवरेज के बारे में अगर हम बात करें कि एवरेज क्या होगा, तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एवरेज 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो इसको यहां पर लिखो, यहां पर ये 1 पॉइंट कितना लिखो? 2 लिखो। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, तो 1.1 लिखा। अगले 9 का औसत 1 है, तो यहां पर क्या लिखा? अगले 9 का औसत 1 है, तो यहां पर 1 लिखा। अंतिम संख्या क्या होगी? दैट इज x। इसी के बारे में हमसे बात करें। बस अगर हम इसमें गुणा कर लें तो ये निकल जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो देखो ये पॉइंट तो एक खत्म हो जाएगा, तो 11 दूना कितना होगा? तो आप कहोगे सर 22। अब प्लस कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस कितना हो जाएगा? x। अब बराबर कितना होगा? देखो ये भी पॉइंट खत्म हो जाएगा, बार ये कितना हो जाएगा? 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 36 और माइनस इन दोनों को जोड़ लो, 22 और 30 से कितना हो जाएगा? 31। तो बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5। x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत इतना है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान है, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये क्या क्या कह रहा है कि यदि चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर हम मान लेते हैं, अगर ऐसे अगर मान लो पहली संख्या a आ प्लस बी और क्या है सी। बताओ जब तीन संख्याओं का औसत, चार संख्याएं ए बी सी डी, आप अपने दिमाग में रखो कि मान लो चार संख्याएं ए बी सी डी हैं, तो बताओ तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो बताओ इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 45। थोड़ा सा बेसिक से आपको बता रहा हूं ताकि पूरी बात समझ पाओ। अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो 16। देखो अगर a b c और d है तो पहली तीन तो यही होंगी, लेकिन अंतिम तीन कौन होंगी? तो a को छोड़ देंगे। तो बताओ ये कहोगे कि आप कहोगे सर b आ प्लस c आ प्लस कौन हो जाएगा? d। इनका औसत कितना दिया है? तो 16। तो बताओ इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे दैट इज 48 हो जाएगा। बात समझ गए? कह रहा यदि अंतिम संख्या 19 है, अब ध्यान से समझना, तो पहली संख्या क्या होगी? यानी अंतिम अब पहली पूछा, यानी ए और डी के बारे में। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको माइनस कर दें, अगर इसको माइनस कर दें तो देखो ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। बताओ यहाँ क्या आया था? ए। अब माइनस कितना आया? डी। अब बराबर कितना आएगा? 45 में से अगर इसको अगर हम घटा दें तब कहोगे सर कितना आएगा? -3 आएगा। ये वाली बात देखो, अगर हम ये भी माइनस हो जाएगा ना तो ये -3। अब कह रहा है यदि पहली संख्या क्या होगी? यदि अंतिम संख्या 19 है, मतलब डी का मान, तो अगर ए माइनस कितना है, डी का मान कितना है, तो आप कहोगे 19। यहां बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर -3। इसको उठा के इधर कर दो तो ए बराबर कितना होगा? 19 इधर चला जाएगा तो +19 और -3 बराबर कितना हो जाएगा?
आप कहोगे सर 16, यही आपसे पूछा था, बताओ पहली संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, हमने नंबर छोटा था, यहां पर 15 दिया था, इसलिए हमने क्वेश्चन में डायरेक्टली हमने योग निकाल लिया, नहीं तो हम बैलेंसिंग लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? देखो, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर तीन संख्या है, पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे 15, अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे कि सर कितना है, तो 16 है। तो बताओ ये क्या निकलेगा, जब अंतर जीरो है तो पहली और लास्ट वाले का अंतर निकलेगा। तो जब बताओ यहाँ पर ये जीरो है, इसका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर एक बढ़ा, तो इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, तो वही वाली बात अगर हम बात करेंगे तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर उन दोनों संख्याओं का क्या आएगा, तो आप कहोगे सर डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3 का आएगा। बात समझ गए? और उसमें कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है वाली बात पता नहीं है, तो डिफरेंस दोनों का 3 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी, लेकिन ये तरीका हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इस तरीके से आपको बता दें। डाटा छोटा था इसलिए हमने ऐसे बता दिया। चलो, करा तीन संख्याओं में से दो संख्याओं, करा तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली का दोगुनी है और तीसरी की तीन गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो करा बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है। करा तीन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, एक पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है, एक दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है और एक तीसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली का दोगुनी है, यानी ये कह रहा है कि जो दूसरी वाली संख्या पहली की दोगुनी, यानी अगर ये एक होगी तो ये कितनी हो जाएगी, ये इनके बारे में बात कर रहा है, ये नंबर के बारे में बात कर रहा था, नंबर लिख लो। और तीसरी संख्या की तीन गुनी, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो दूसरी है ये पहली की दुगुनी है और तीसरी की कितनी है, तो तीसरी की कह रहा है ये तीन गुनी है, यानी अगर ये एक होगा तो ये कितना होगा, ये तीन। बस आप इनका निकाल दीजिए रेशियो, एक दो तीन, यहां एक, ये कर रहा है ये तो दो तीन है, ये बात गलत है, या तो इसको भर करके लगा दीजिए, दो है तो यहां पर दो हो जाएगा, जिसके सामने जो होता है वही भर देते हैं। अगर ये तीन है तो यहां पर क्या भर देंगे, आप कहोगे बताओ ये कितना हो जाएगा, तीन, तीन दूना छह, यहाँ कितना होगा, दो। अभी अगर ये पूछेगा बताओ उन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो तीन छह दो हो जाएगा। कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब कौन हो जाएगा, छह। छह से कटने वाला नंबर तो सारे हैं। अब बताओ इनका औसत क्या, इनका योग कितना होगा, तो अब आप कहोगे कि सर 6 3 9 2 कितना होगा, 11। अच्छा, ये 11 क्या है, तो आप कहोगे योग है। अब क्वेश्चन करा उनका औसत 44 है, यानी हम कहेंगे उनका योग कितना होगा, तो 44 गुणे 3। क्यों, क्योंकि देखो ये औसत दिया है, तो योग कितना होगा 44 गुणे 3, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 से काट दो, 11 से 44, 4 3 कितना होगा 12। एक यूनिट का मान अगर 12 है तो आप बड़ी संख्या बताओ, बताओ बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान 12, तो 12 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 72। 72 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझेंगे? छोटी संख्या पूछता तो 2 यूनिट का मान बता देते, तब 12 दूना 24 होता। ये पूछता तो हम 36 बता देते। बात क्लियर? तो जो कुछ भी पूछेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये करा तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है और तीसरी से तीन गुनी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या। सेम क्वेश्चन क्या, नहीं बस डिजिट चेंज, तो इसको आप लगा सकते हो। सेम क्वेश्चन है ये, आपको मैं HW देता हूं। सेम क्वेश्चन है, छोटी संख्या पूछा, जहां 44 वहां 66 दे दिया, सारी बातें सेम टू सेम है, इसको आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसके बारे में, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना है, पहले 4 दिनों का, और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान इतना है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है तो चौथे दिन का तापमान का। देखो ये ओवरलैपिंग वाला आ गया, एक सप्ताह मतलब 7 दिन का औसत, एक औसत तापमान इतना, अंतिम 4 दिनों का तो 4 दिनों का इतना है, पूरे सप्ताह का तापमान इतना है तो चौथे दिन का, मतलब कि 4 4 8, यानी ओवरलैप करने लगा, तो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब बताओ यहां पर अगर हम नंबर के बारे में बात करें, तो अब यहां पर क्वेश्चन में अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 7। इन 7 में से क्या कह रहा है कि अब पहले 4 दिन का और फिर अंतिम 4 दिन का दिया, एवरेज कितना दिया, एवरेज बोल सकते हो, औसत तापमान टेम्परेचर या एवरेज दिया है। बताओ एवरेज कितना दिया है भाई, तब कहोगे 7 दिन का, पहले सप्ताह के 4 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 25 डिग्री, यानी यहां पे ये कह रहा है कि ये 25 डिग्री है, और अंतिम 4 दिनों का कितना है, तो अब आप कहोगे कि ये सर 30 है, ऊपर आप यहां पर लिख सकते हो, वो तापमान को बताता है, और 7 दिनों का कितना है, दैट इज 27 डिग्री। बस अब बताओ ये क्या होगा, तो मैंने बताया कि अगर कभी भी ओवरलैप वाली वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्टली लगाओगे ओवरलैप। ओवरलैप जो कर रहा है वो चौथा है, तो उसी के बारे में बात करें। देखो यहाँ जो 27 है ना, तो ये 27 तो रहेगा ही रहेगा। अब इससे प्लस होगा कि माइनस होगा, अब क्वेश्चन बताएगा इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कम है 2, तो 4 दूना कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 8 कम है। बताओ ये इससे 3 ज्यादा है, तो 4 3 कितना होगा 12।
बस आपको कुछ नहीं करना। बताओ ये -8 प्लस 12, तो बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ओवरऑल चार्ज ज्यादा होगा, मतलब यहां पर हम प्लस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? आप कहोगे सर प्लस, कितना चार्ज जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? दैट इज 31। 31 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई। तो ओवरलैप वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन चला गया क्या कहें? चलिए, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन हम लोग, अच्छा अब इसमें एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लेंगे। इसमें सारी चीजें अगर बात करें तो इसमें दो तीन क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बढ़िया, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन जिसमें जेसम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। तो आपको मैं SW आपको देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आज के क्लास में बस यहां तक एक ही क्वेश्चन लिया हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, ताकि इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन एक साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जेएसएम आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बात कर देता हूं आपको, कि कैसे आप इसको लगाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि 10 आंकड़ों का औसत, पहले 3 आंकड़ों का औसत इतना, 4 का, तो देखो यहां पे ये 3 लिखोगे, यहां पे 4 लिखोगे, यहां 3 लिखोगे, और टोटल कितने हो जाएंगे? 10। 10 आंकड़ों का औसत इतना है, तो आप कहोगे सर यहाँ 56 दशमलव कितना है? 5 है। अभी 3 आंकड़ों का औसत कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ 50 है। ये कितना, अगले 4 का कितना है? आप 60 है। अब ये वाली वैल्यू नहीं दिया, बस आप यहाँ पे लगा लोगे जीएसएम लगाओगे, तो आप बताओ ये 56 यहीं से कंपेरिजन करोगे, तो इसका ये 56.5 है, तो हर जगह वही होगा, तो यहाँ तो 56.5 तो होगा ही होगा। बस आप इससे कंपेरिजन करके, ये कितना कम है? 6.5, तो इसको लिखोगे, इसको लिखोगे। अगर ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस करोगे, माइनस होगा तो प्लस करोगे, ये 3 लोग का टोटल सम आएगा, यही चीज बराबर होगा कितना? 3 लोग का सम कौन सा? 8वां, 9वां, 10वां, ये जो इसमें दिया है। तो अगले क्लास से इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और इसमें एक दो क्वेश्चन और लेके आऊंगा, ताकि आप पूरी बात 100% आप समझ पाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।